राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करने से पहले राजनीति विज्ञान क्या है इसका परिचय दिया जाना भी आवश्यक है और उस परिचय से आपको रूबरू कराना भी एक महती आवश्यकता है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार राजनीति विज्ञान के बीए प्रथम वर्ष में 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला राजनीतिक सिद्धांत और दूसरा प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। 2 साल पहले तक जिस प्रश्न पत्र को राजनीति विज्ञान के मूलाधार कहा जाता था, अब उसे राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है राजनीति विज्ञान के मूलाधार नाम से या राजनीतिक सिद्धांत नाम से। 2-3 इकाइयों में पाठ्यक्रम को सिर्फ ऊपर नीचे किया गया है और कोई बृहद परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। जहाँ तक राजनीति विज्ञान की बात है, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ, चाहे वो भारतीय सभ्यता का इतिहास रहा हो, चाहे वो यूनान, मिस्र और रोम की सभ्यता का इतिहास रहा हो, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ तभी से राजनीतिक क्रियाएं अपना आकार लेती रही हैं, अपना नया नया स्वरूप ग्रहण करती रही हैं। वैदिक काल हो, पौराणिक काल हो, उपनिषदों का काल हो, महाजनपदों का काल हो, मुगल काल हो, अंग्रेजों का शासन काल हो या भारत की आज़ादी के बाद का काल हो, राजनीति की क्रियाएं हमेशा भारतीय जनमानस के अंदर विद्यमान रही हैं। जैसे भारत के अंदर प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, वैसे ही ईसा से 500 वर्ष पूर्व यूनान के अंदर प्लेटो ने एक अकादमी की स्थापना की थी और उस एकेडमी में जैसे नालंदा और तक्षशिला में विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाया करते थे, वैसे ही प्लेटो की अकादमी में भी प्रवेश हुआ करता था। तब एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में, एक पृथक विषय के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता था, राजनीति विज्ञान को नहीं पढ़ाया जाता था। भारत में भी नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में पृथक तौर पर राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में इसका अध्ययन नहीं किया जाता था। तब अध्ययन की इकाई बृहद थी, यानी कि मैक्रो स्टडी का दौर था, और अब धीरे धीरे इतिहास के विकास के साथ उसके विकास के साथ साथ यह माइक्रो स्टडी का दौर है, सूक्ष्म अध्ययन का दौर है। प्लेटो ने जिस अकादमी की स्थापना की थी, जिसे यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है, उसके मुख्य द्वार पर लिखा था कि यहाँ गणित और ज्यामिति से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि प्लेटो केवल राजनीतिक विचारक नहीं था। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाने वाले अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। भारत में वो परंपरा मनु, कौटिल्य और शुक्र के रूप में विराजमान रही। मनु, कौटिल्य और शुक्र का जो साहित्य है, उसमें विशेष तौर पर सूक्ष्म अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया गया।
कौटिल्य ने जिस महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, उसमें न्याय के सिद्धांत भी हैं, दंड के सिद्धांत भी हैं, आर्थिक सिद्धांत भी हैं, राज धर्म और राज व्यवस्था के सिद्धांत भी हैं। बृहद तौर पर उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन केवल अर्थशास्त्र का अध्ययन कराने वाली पुस्तक कौटिल्य की अर्थशास्त्र नहीं है। जैसे प्लेटो के संदर्भ में मैंने आपको बताया, प्लेटो ने अरस्तु से ज़्यादा पुस्तकें लिखी। प्लेटो बहुत बड़ा विद्वान था, अरस्तु उसका शिष्य था, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति विज्ञान का जनक या पिता प्लेटो और सुकरात को नहीं कहा जाता, वरन राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि प्लेटो ने जो भी अध्ययन किया वो संवाद शैली के माध्यम से किया, चाहे उसकी पुस्तक रिपब्लिक हो, चाहे उसकी पुस्तक दी स्टेट्समैन हो, चाहे उसकी पुस्तक दी लॉज हो। इन सारी पुस्तकों में जो संवाद की शैली है, उस शैली में प्लेटो ने अपने साहित्य की, अपने शैक्षणिक साहित्य की रचना की। विभिन्न पात्रों के माध्यम से प्लेटो ने कोई ना कोई बात कहलवाई और दूसरे से उसका खंडन करवाया और अंततः अपना मत प्रतिपादित किया। लेकिन अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु ने इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमनात्मक पद्धति को स्वीकार किया, जबकि प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति को, डिडक्टिव मेथड को अंगीकार किया था। प्लेटो के मनोमस्तिष्क में जो विचार आते थे उनको वह सीधे सीधे ग्रंथों में लिख दिया करते थे, उन विचारों को व्यक्त कर दिया करते थे। लेकिन अरस्तु ने जब दी प्रिंस की रचना की तो उसने दुनिया के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन कराया और किया, और उसके बाद एक वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचकर उन्होंने दी प्रिंस की रचना की। यहाँ बहुत उल्लेखनीय है कि अरस्तु को केवल राजनीति विज्ञान का ही जनक नहीं कहा जाता, बल्कि उसे भूगर्भ शास्त्र और प्राणी शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। वो इसलिए कि अरस्तु दार्शनिक था, दर्शन दिया। जरूरी नहीं कि वह दर्शन वैज्ञानिक हो जाए। जब सारी दुनिया भूकंप के बारे में नहीं जानती थी, जब भूकंप आते थे तो लोग कहते थे ये देवी देवताओं का प्रभाव है, कुछ लोग कहते थे कि ये भूत और चुड़ैलों का प्रभाव है, कुछ लोग कहते थे कि ये भूकंप ऊपर से आता है, कुछ लोग कहते थे कि ये नीचे से आता है। तब अरस्तु ने यह मत प्रतिपादित किया था कि जमीन के अंदर कुछ गैस भरी होती है, और जब ये गैस कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होती है तब भूकंप आ जाते हैं। बाद में जो वैज्ञानिक मान्यता उभर कर सामने आई, वैज्ञानिकों ने इस दर्शन के आधार पर शोध किया कि भूकंप ऊपर से नहीं, देवी देवताओं के कारण नहीं, भूत चुड़ैलों के कारण नहीं, वरन पृथ्वी के अंदर से आते हैं। और जब इस बात का वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तब उन्हें पता चला कि सारी दुनिया 7 प्लेटों पर टिकी हुई है, और उन 7 प्लेटों में जब कोई ऊपर नीचे होती है, थोड़ा बहुत घर्षण होता है। जिस तीव्रता से घर्षण उनका होता है, उसी के आधार पर उस जोन में, उस क्षेत्र में उन प्लेटों के आपसी घर्षण से ये भूकंप आते हैं। तो भले ही वैज्ञानिक तौर पर अरस्तु की मान्यता सिद्ध ना हुई हो, लेकिन एक दार्शनिक तौर पर उसने एक इशारा किया कि भूकंप नीचे से आते हैं, और इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है।